Hello friends, welcome you all. Today we are going to see chapter number 11 जो इस मॉड्यूल ए का लास्ट चैप्टर है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो जेआईबी का पहला पेपर है उसका मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 11 और लास्ट चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू सी दिस चैप्टर। In this chapter we are going to see structure of Indian financial system. Indian financial system के बारे में पहले भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन जानेंगे। इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानना एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस सेक्टर में उसके बारे में जानना। तो सबसे पहला जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो है मनी मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट एंड द इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ ये जो है, ये सारे जो मार्केट है ये फाइनेंशियल मार्केट के फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है। सो हेयर इट इज़ मेंशन कि रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए गए उसके बारे में सारी जानकारी है। यहाँ पे 1991 के टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेगमेंट में ऐसे स्टेप लिए जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत बनाया जा सके, उसे हेल्दी बनाया जा सके। तो उसके इंटीग्रेशन, उसकी इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सके उसके बारे में आरबीआई ने स्टेप लिया, स्टेप बाय स्टेप जो है। तो ये स्टेप में क्या आता है, एसेंशियल ये कवर करता है कि मनी मार्केट में क्या सुधार किया जाए, क्या रिफॉर्म किया जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या रिफॉर्म किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या रिफॉर्म किया जाए। तो इसके लिए जो है सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलके जो है ये रिफॉर्म का जो प्रोसेस शुरू किया। So it is mentioned that कि policy initiative in this area are related to introduction of new instrument, institution and practices। अब ये रिफॉर्म के लिए क्या ऐसी चीज़ें की जाए ताकि रिफॉर्म हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, इफ़िशियंसी आ सके, या एक दूसरे सेगमेंट के बीच में इंटीग्रेशन हो सके, उसके काम करने के तरीके इन्हेंस हो सके। तो इसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट क्या लॉन्च किया जाए, क्या कुछ इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जाए या कुछ प्रैक्टिसेस को लागू किया जाए जिससे कि ये सारे रिफॉर्म हो सके। सो दिस ऑल आर द एफर्ट ऑफ आरबीआई, सेबी एंड डिफरेंट जो है रेगुलेटर हैं, उन लोगों ने सब साथ में आके ये रिफॉर्म के केस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो वी आर गोइंग टू सी द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला है कि मनी मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुआ था उस समय में। तो टिल मिड 1980 के समय में जो है मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए काम करती है, जैसे कि लेस देन वन ईयर के लिए ये मार्केट यूज होती है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर 2000 और 2000 के दरमियान जो है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो आरबीआई का वन ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्ट करने का टूल कहलाता है, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर जून 5, 2000 को कोलैटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस तरह से जो है मनी मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था वो देख लेते हैं। वो है कमर्शियल पेपर। सबसे पहला जो कि कमर्शियल पेपर 7 days टू अप टू 1 year के लिए 7 days टू 1 year के लिए इशू किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कमर्शियल पेपर होता क्या है। कमर्शियल पेपर एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे मेंशन है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड का मतलब कि जैसे कि जिसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी नहीं लिया जा रहा हो या नहीं दिया जा रहा हो, तो उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। अगर एग्जांपल से आप समझे तो जब बैंकों में होम लोन दिया जाता है तो वो सिक्योर्ड होता है, क्योंकि जब भी होम लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है उसका होम जो है, उसका घर जो है एज अ कोलैटरल रख लिया जाता है और उसके अगेंस्ट में उसको पैसे दिए जाते हैं। तो एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। बट जब पर्सनल लोन दिया जाता है तो पर्सनल लोन इज़ टोटली अनसिक्योर्ड। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है। तो कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब यहाँ पे मेंशन है कि प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि इसमें कंपनी प्रॉमिस करती है
कि उनके लिए हुए पैसे को वापस मिल जाएगी, यही उनकी गारंटी होती है कि वो एक प्रॉमिस देती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गारंटी के रूप में नहीं देती है, तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉमिस ही कंपनी का गारंटी होता है कि जो भी पब्लिक से या किसी कंपनी से पैसे लिए जा रहे हैं एज अ कमर्शियल पेपर इशू करके, वो पैसे आपको वापस दे दी जाएगी। सो वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990। कमर्शियल पेपर जो है 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था विद अ व्यू टू इनेबलिंग हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अभी कमर्शियल पेपर को एग्जैक्टली हम लोग समझ लेते हैं। जब भी कमर्शियल पेपर जो है एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जब भी बड़ी बड़ी हाईली रेटेड कंपनी जिसका ब्रांड नेम है, जिसका अच्छा एक रेपुटेशन है मार्केट में, उसको पैसे की ज़रूरत होती है उनके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, तो वो उस टाइप की कंपनियां जो है कमर्शियल पेपर इशू करती है और ये गारंटी देती है, ये प्रॉमिस करती है कि उनके लिए हुए पैसे को वापस दे दिया जाएगा। तो ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ईजिली एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे कि चेक का एग्जांपल ले लीजिए या बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल ले लीजिए। अभी मेरे पास कोई चेक है तो मैं किसी के नाम पे उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज होता है कमर्शियल पेपर। और इसका जो मिनिमम डिनोमिनेशन होता है वो 5 लाख का होता है। इसका मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख का होता है। 5 लाख को याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? पेपर, यहाँ पे देखिए कमर्शियल पेपर जो है 5 वर्ड का है, PAPER 5 वर्ड का है। तो 5 वर्ड से हम 5 लाख को याद रख सकते हैं कि कमर्शियल पेपर 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल देयर ऑफ में ये जो है इशू होता है। प्लस ये जो है 7 डेज से 1 ईयर तक के लिए इशू होता है। और ये बगुल कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है, बगुल कमेटी के रिकमेंडेशन से कमर्शियल पेपर का इशुएंस चालू हुआ था। तो इट कैन बी ये कमर्शियल पेपर जो है, ये जो इशू होता है, कमर्शियल पेपर शैल बी इशू एट अ डिस्काउंट रेट टू फेस वैल्यू एंड रिडीम एट पार। इसका मतलब होता है कि 100 रुपये का अगर कमर्शियल पेपर है तो 80 या 90 रुपीज़ के डिस्काउंट पे वो इशू होगी, और जब भी मैच्योर हो जाएगा, जब भी रिडेम्पशन किया जाएगा तो 100 रुपीज़ में उसकी रिडेम्पशन होगी। कंपनी 100 रुपीज़ पे करेगी। तो जो इशुएंस और जो मैच्योरिटी का डिफरेंस है वही उसका प्रॉफिट हो जाता है इसके केस में। और इसके केस में जो है कि अभी किस टाइप की कंपनी इसको इशू करेगी, तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कंपनी की जो है वो A3 होना चाहिए, एज पर रेटिंग सिंबल एंड डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड बाई आरबीआई ने एक रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड किया है कि इस रेटिंग के जिस भी कंपनी का रेटिंग अगर स्पेसिफाई किया है कि A3 होगा, वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। तो ये आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि कमर्शियल पेपर या यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या ट्रेजरी बिल आप बोल सके। तो ये सब जो है वो लोन लेने का तरीका होता है। अभी इंडिविजुअल को लोन चाहिए तो वो बैंक को अप्रोच करेगी, जाके वहाँ से अपने लिए क्रेडिट ले लेगी। लेकिन जब भी किसी कंपनी को लोन चाहिए रहता है तो वो अपने ये लोन लेने का तरीका होता है, डेट फाइनेंसिंग का एक तरीका होता है, जिससे वो इशू करके पब्लिक से लोन ले लेती है। पब्लिक को या दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को कमर्शियल पेपर उसका खरीदेंगे तो वो पैसे जब कंपनी को मिलती है तो ये होता है कि वो इंडिविजुअल से भी लोन लेने का तरीका होता है। जब भी गवर्नमेंट इशू करती है तो ट्रेजरी बिल के रूप में करती है, जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है तो ट्रेजरी बिल इशू करती है। लेकिन जब भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां करती है तो कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के रूप में करती है। और इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर मैच्योरिटी डेट के दिन में हॉलीडे है, कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी डेट के दिन हॉलीडे है, तो एक दिन पहले ही वो मैच्योर हो जाती है, एक दिन पहले उसकी रिडेम्पशन मिल जाती है। वो पेपर आपको लौटाना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी बगुल कमेटी ने रेकमेंड किया था और 7 डेज से 1 ईयर तक का इसकी मैच्योरिटी होती है। प्लस ये भी एक निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और ये 1989 में आया था।
कमर्शियल पेपर 1990 में और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में आया था। तो ये जो है एक यूजेंस प्रोमिसरी नोट होता है। अभी देखिए यूजेंस प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, एक तो हो जाता है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट और दूसरा हो जाता है यूजेंस प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट हैज़ टू बी पेड इमीडिएटली ऑन डिमांड, जैसे ही डिमांड किया जाए तो उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर बैंकों के टर्म में आप समझें तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसे हैं वो डिमांड डिपॉजिट में आते हैं, और एफडी आरडी में जो पैसे हैं वो यूजेंस प्रोमिसरी नोट के केस में आ जाएंगे, जो टर्म डिपॉजिट होता है। यूजेंस प्रोमिसरी नोट के केस में क्या हो जाता है कि यूजेंस प्रोमिसरी नोट हैज़ टू बी पेड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई होगा, उसके बाद ही उसकी पेमेंट की जाएगी। तो इट इज़ अ यूजेंस प्रोमिसरी नोट होता है, जो एफडी और आरडी की तरह हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको भी इशू करने के लिए जो है रेटिंग इसका हाई होना चाहिए, हाई रेटेड ब्रांडेड कंपनी ही इसको इशू कर सकती है। जैसे कि कुछ रेटिंग एजेंसी होता है, मिनिमम 2 कंपनी जो है, 2 रेटिंग एजेंसी इसकी रेटिंग देनी चाहिए कि ये कंपनी का रेटिंग P2 है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए P2 रेटिंग चाहिए। इसके लिए या तो क्रिसिल, और क्रिसिल के अलावा एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी रेट करके देना चाहिए कि दोनों का रेटिंग भी सेम होना चाहिए कि ठीक है, दिस कंपनी इज़ नाउ इट कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इसके केस में क्या होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू डिस्काउंट पे ही होता है। 100 रुपये का है तो 80 या 90 में इशू होगा, और जब भी 100 मैच्योरिटी के समय आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। और ये इशू कौन कौन करता है, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करती है, जिसमें आरआरबी और लोकल एरिया बैंक एक्सक्लूड होता है, और कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी करती है जो कि आरबीआई जिसको परमिट करती है। और ये जो है 1 लाख और 1 लाख के मल्टीपल में इशू होता है, 1 लाख एंड 1 लाख के मल्टीपल में इशू होता है। एंड इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, कौन कौन खरीद सकता है, कौन कौन ले सकता है इसको, तो इंडिविजुअल ले सकता है, कॉरपोरेशन ले सकता है, कंपनीज ले सकता है, ये सब इसको ले सकते हैं। और मोस्टली बैंक इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो यहाँ पे एक मेंशन है वर्ड कि CD वाज रिड्यूस फ्रॉम 15 डेज टू 8 डे, मिनिमम पीरियड, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से 8 दिन में इसको मिनिमाइज़ कर दिया, लेकिन आज के डेट में जो है ये मिनिमम 7 डेज़ है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिमम इसका 7 डेज़ है। ये 2005 का डेटा है जब भी 15 to 8 डे कर दिया गया था, बट आज के डेट में 7 डेज़ एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम अप टू 1 ईयर का है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया। अब ये 7 डेज़ से 1 ईयर के बीच में जैसे देते हैं ना 90 डेज़ के लिए या 180 डेज़ या 360 डेज़ के लिए, तो अगर 90 डेज़ मेंशन है कि 90 डेज़ के लिए, तो आप 3 मंथ्स उसको कभी कंसीडर मत करिए, क्योंकि मंथ्स में फिर वो 31 या 29 या 28 डेज़ आएगा, तो फिर डेज़ है तो डेज़ ही कंसीडर करिए। 7 है तो 8 डेज़ के लिए भी हो सकता है, मिनिमम 7 होना चाहिए और मैक्सिमम 1 ईयर होना चाहिए। उसके बीच में किसी भी डेट के लिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड, इसके टर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में जानते हैं कि इसमें कैसे रिफॉर्म हुए, कैसे किस टाइप के डेवलपमेंट आए। जैसे कि ऊपर में हमने देखा कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे जो है ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट का लोन लेने का तरीका है पब्लिक से। तो ट्रेजरी बिल यही काम करती है कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो ट्रेजरी बिल इशू करेगी और पब्लिक से पैसे या कंपनी से पैसे जो है वो एज अ लोन के रूप में ले लेगी और मैच्योरिटी पे पेमेंट करेगी। तो विद द अबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, अब यहाँ पे एक टर्म मेंशन है कि ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट का जो डेट है, कर्ज है, को मनी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब कि कर्ज को मनी में कैसे हम मोनेटाइज करें, कैसे पैसे में कन्वर्ट करें। तो गवर्नमेंट के डेट को, कर्ज को मनी में कन्वर्ट करने का तरीका है जो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलते हैं हम लोग। तो इसके केस में क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है। इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर गवर्नमेंट जितना भी अर्न करती है और उससे ज़्यादा अगर उसकी एक्सपेंसेस हैं, तो इस केस में वो पैसे कहाँ से आएगा ताकि और खर्चे कर सके। इस केस में वो जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू होता है।
which will include operation like borrowing from the internal market in the form of government bond या treasury bill। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका होता है कि इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल के रूप में जो है वो पैसे बोरो करती है, या फिर इंटरनेशनल बॉडी से बोरो करती है, जैसे कि IMF से पैसे ले लिए या वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लिए। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका होता है। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, पैसे को कैसे मनी के रूप में कन्वर्ट किया जाए, कर्ज को कैसे मनी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारे चेंजेस जो है, ये सारे डेवलपमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में आए। सो वी कैन सी हियर कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट सच ए जीरो कूपन बॉन्ड, और यहाँ पे टर्म दिया है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, यहाँ पे नेम सजेस्ट करता है कि नेम सजेस्टेड दैट देयर इज़ नो इंटरेस्ट इज पेड। आप जानते हैं कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, लोन होता है। जब गवर्नमेंट या कंपनी ये सब इशू करती है तो बॉन्ड बोलते हैं। जब एक आम आदमी पैसे ले लेता है बैंक से तो उसको लोन बोलते हैं। तो जब गवर्नमेंट लेती है तो ये सब या कंपनी लेती है तो बॉन्ड के केस में तो बॉन्ड एक तरीके का लोन है, और कूपन जो है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। जो हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे ही बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होती है उसको हम कूपन नाम से जानते हैं। तो बॉन्ड का मतलब लोन एंड कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन दैट बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब है कि देयर इज़ नो इंटरेस्ट पेड। अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो 80 या 90 रुपये में इशू होगा। मोस्टली ये सारे जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लो या कमर्शियल पेपर ले लो या ट्रेजरी बिल ले लो, ये सब डिस्काउंट पे ही इशू होता है और मैच्योरिटी एट पार होता है। तो यहाँ पे 80 या 90 रुपये में इशू हो जाएगा और 100 रुपये में गवर्नमेंट पे करेगी। जब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही उसका प्रॉफिट हो जाता है। नाउ वी कैन सी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को फ्लोटिंग रेट नोट के नाम से भी जानते हैं। इसका रेट जो है वेरिएबल होता है, जो मार्केट के रेट के हिसाब से चेंज होता है। मोस्टली मार्केट रेट से लिंक रहता है, जैसे कि लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है लिबोर, इसके रेट से ये लिंक रहता है और ये फ्लोटिंग बॉन्ड जो है वो चेंज होते रहता है। सो उसके बाद देखते हैं हम लोग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है? ये CIB इसका नाम। CIB के ऐसा बॉन्ड है जिसका बेस जो है पेमेंट कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डिपेंड होता है। जो कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस है उसके बेस पे जो है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का प्राइस डिपेंड होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि महंगाई को मेजर करने का एक टूल है। सरकार अपनी गवर्नमेंट जो है वो कैसे पता करती है कि अभी देश में महंगाई कितना है? तो CPI या WPI, ये दोनों के थ्रू जो है वो पता करती है कि अभी महंगाई, इन्फ्लेशन कितना है। सो उसके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे जो है इसका डिसाइड होता है कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का रेट कितना है, क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसको सिर्फ आप एक बार गो थ्रू कीजिए, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली चीज़ नहीं है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस पे आ सकता है कि जीरो कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग बॉन्ड या कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है, प्लस ट्रेजरी बिल पूछा जा सकता है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, इसमें कैसे डील होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अ बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है। फिजिकल डेफिसिट को जो है अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, कि व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ लोअर दैन द एक्सपेंसेस, जब भी उसका एक्सपेंसेस जो है ग्रेटर हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, इनकम कम हो जाता है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जिसमें वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, जिसके थ्रू वो जो है अपना बोरोइंग करती है। सो इसके बायर कौन कौन से होते हैं? इसके बायर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या ट्रस्ट या पेंशन फंड या प्राइमरी डीलर, ये सब जो है इसके बायर हो सकते हैं। इसमें जो है RBI गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ में RBI जो है एज ए एजेंट की तरह काम करती है इसके केस में। सो इसमें यहीं पे ये सब मेंशन है कि कैसे कैसे RBI जो इशू करती है और काम करती है। उसके बाद है कि व्हेन इशू मार्केट फॉर फ्रेश इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। व्हेन इशू मार्केट क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। एक्सटेंशन A व्हेन इशू, WI व्हेन इशू, WI मार्केट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाज इंट्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग इन दिस मार्केट हैड कमेंस फ्रॉम अगस्त 2006। अगस्त 2006 में जो है व्हेन इशू मार्केट स्टार्ट हुआ था। टू बिगिन विथ WI ट्रेडिंग हैज़ बीन परमिटेड टू रीइशुएबल सिक्योरिटीज़
इट इज़ नाउ प्रपोज टू एक्सटेंड व्हेन इशू ट्रेडिंग। ये जो ट्रेडिंग इन केस ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने के लिए इस मार्केट का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद है अलाउइंग शॉर्ट टर्म सेल बाई इंट्राडे सेटलमेंट। अब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को इंट्राडे में ही इंट्राडे में सेटलमेंट किया जाए, मतलब सेम डे में सेटल कर दिया जाए, इसका भी रिकमेंडेशन हो गया, इसका भी इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो कंसोलिडेशन भी हो जाए, इसका भी इंट्रोडक्शन हो गया था। तो ये सारे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में ये सब जो है डेवलपमेंट हुए थे, ये सब रिफॉर्म हुए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। सो वी कैन सी कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट आए थे। सेटिंग ऑफ डिपोजिटरी का सेटिंग ऑफ डिपोजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउस, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउस या डिपोजिटरी, ये सब की सेटिंग होने से, ये सब के इंट्रोडक्शन से जो है ट्रेडिंग लाइन इन ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव हेल्प इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट। अभी देखिए, पहले स्टार्टिंग में क्या था कि फिजिकली ट्रेड होता था, जो भी शेयर है उसकी फिजिकली सेल एंड परचेजेज होते थे। ट्रेड का मतलब कि खरीदना और बेचना, तो वो सब फिजिकल होता था। बाद में जब भी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें, क्लियरिंग हाउस और स्टॉक एक्सचेंज, ये सबका इंट्रोडक्शन हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई, इफ़िशियंट हो गया। कैपिटल मार्केट के केस में ये डेवलपमेंट हुआ कि इसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई। कैपिटल मार्केट आप सब लोग जानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म फंड सिक्योरिटीज़ यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड सिक्योरिटीज, बट मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेल परचेज जो है फिजिकल में नहीं होगा, अब डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगा। अब सब जो है डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगा। तो ये एक इसका डेवलपमेंट था। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। सेबी के बारे में, सेबी तो रेगुलेटर है, यू ऑल नो। उसके बाद है कि डेवलपमेंट फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें ये डेटा जो है बहुत पुराना है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ कुछ जानने वाला नहीं है। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कितना अमाउंट अभी ये कर सकता है, इंडिविजुअल कितना अमाउंट ट्रेड कर सकता है फॉरेन में, वो सब के बारे में। तो यहाँ पे आपको पुराना डेटा मिलेगा कि 50,000 नहीं कर सकता है, बल्कि अभी जो है 2.5 हो गया है, 2.2 लाख जो है USD वो ट्रेड कर सकता है। तो इफ़ यू वांटेड टू रीड तो आप एक गो थ्रू कर लीजिए, अदरवाइज इसमें इतना कुछ जानने वाला नहीं है। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है कि RBI ही रेगुलेटर है सारे मनी मार्केट का। तो इसके बारे में दिया है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर कौन है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से देखें तो RBI जो है मनी मार्केट का करती है, फिर सेबी जो है स्टॉक का करती है, NBFC वगैरह का RBI करती है। तो ये सब डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी सिर्फ इसको गो थ्रू करना है। उसके बाद हम एक बार क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सो गोइंग विद द क्वेश्चन आंसर, वी स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट आर अलाउड टू ट्रेड। कौन कौन से पार्टिसिपेंट अलाउ होते हैं? ऑल कॉरपोरेट, ऑल बैंक, प्राइमरी डीलर एंड म्यूचुअल फंड, ओनली बैंक। तो सिर्फ बैंक ही कॉल और मनी मार्केट में कर सकती है। ये सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि बैंक जो है वो कॉल और नोटिस मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट होती है। सेकेंड क्वेश्चन है द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2005। अगर यहाँ पे डेट मेंशन है कि 29 अप्रैल 2005 को मिनिमम उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, तो 8 डे करेक्ट है बुक के हिसाब से जो है। अगर डेट मेंशन है तो 15 दिन से घटा के 8 दिन कर दिया गया था, लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो 7 डेज से लेके 1 ईयर तक के बीच में है। सो दिस टाइम अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप 7 डेज करेंगे। फिर थर्ड है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर हैव बीन अलाउड टू इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2006 टू कवर देयर शॉर्ट पोजीशन विद इन अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 5 ट्रेडिंग डे। ये 2000 के डेटा के हिसाब से 5 ट्रेडिंग डे है। फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल आर फ्री टू रेमिट अ फाइनेंशियल ईयर और एनी करेंट और कैपिटल अमाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप टू कितना कर सकता है, तो ये ओल्ड डाटा के हिसाब से 50 है, आज के डेट में 2.5 है। 2.5 लाख रुपए जो है एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार में लेके जाए या बार बार कितनी बार भी जाए तो वो 2.5 लाख ही USD लेके जा सकता है, रेमिटेंस कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। सो यहाँ पे ये मॉड्यूल हो जाता है कंप्लीट। सो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट मॉड्यूल B, जिसमें फंक्शंस ऑफ बैंक जो है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।